हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ लगे नफरत भरे पोस्टर्स को हटाने की सबसे बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, अब हिंदू समुदाय के लोगों ने खालिस्तानी मेयर को घेरा। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है ये सबसे बड़ी खबर कनाडा के खालिस्तानियों को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जानलेवा हमले के बीच इमरान खान को याद आया 1971 का युद्ध और भारत की है जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे हॉस्पिटल से ही दोस्तों भारत की जमकर तारीफ की गई है इमरान खान के द्वारा। बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर अगर आप भी रेल में सफर करते हैं दोस्तों, तो घर की महिलाओं के लिए इस खास सुविधा का किया है भारतीय रेलवे ने इंतजाम। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सबसे बड़ी और अहम जानकारी भारतीय महिला पैसेंजर्स को लेकर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी भारत की विदेश नीति का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते कि हमारा भारत नंबर 1 देश है दोस्तों, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ लगे नफरत भरे पोस्टर्स हटाने की मांग। खालिस्तानी मेयर को हिंदू समुदाय ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन को भारत विरोधी तत्वों को खालिस्तान जनमत संग्रह करने की अनुमति देने के लिए हिंदू समुदाय द्वारा एक मंदिर में तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। टैग टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पैट्रिक ब्राउन को 4 संघीय सांसदों, 3 प्रांतीय सांसदों और 2 नगर पार्षदों के सामने शर्मसार कर दिया गया दोस्तों। हालांकि इस दौरान उनके बचाव में उदारवादी सांसद चंद्र आर्य उतरे। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से अतिथि का सम्मान करने की अपील की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, टैग टीवी के अनुसार पैट्रिक ब्राउन हिंदू फोबिया और इंडोफेबिया पैदा करने के लिए जाने वाले राजनेता है। पैट्रिक ब्राउन तथा अन्य शहरों के मेयरों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सरकार द्वारा वित्त पोषित सभागारों और अखाड़ों में जन्म संग्रह कराने की अनुमति दी है। लेकिन हिंदू प्रवासी हैरान है कि कनाडाई नगर पालिका, प्रांतीय और संघीय सरकारें कैसे अनुमति दे सकती है। खालिस्तानी विचारधारा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पोषित करने के लिए कनाडा के सबसे बड़े आतंकवाद एयर इंडिया बॉम्बिंग के बाद से 1983 में खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टैग टीवी की रिपोर्ट के अनुसार मेयर पैट्रिक ब्राउन को हिंदू प्रवासियों द्वारा पूरे शहर से हिंदुओं के खिलाफ घृणास्पद बैनर हटाने के लिए कहा गया था। इस बैनर में लिखा था कि हिंदुओं की भीड़ ने दुधमुहे सिख बच्चे को जला दिया है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन से जब पूछा गया कि क्या वे खालिस्तानियों द्वारा लगाए गए उन बैनरों को हटाने का प्रयास करेंगे, इस पर उनका जवाब था दोस्तों कि वे सभी से प्यार करते हैं। इससे पहले अक्टूबर में कनाडा के मिसिसागा शहर में दिवाली समारोह के दौरान भी 400 से 500 लोग आपस में भिड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, और हाल ही में भारत ने भी कनाडा को कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि वहां रविवार 6 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह पर रोक लगाई जाए। कनाडा में 6 नवंबर को ओंटारियो में भारत विरोधी संगठन यानी एसएफजे तथा कथित खालिस्तानी जनमत संग्रह कराने जा रही है। जनमत संग्रह से पहले मोदी सरकार ने कनाडा को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, और इसको भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया था। इसके बावजूद भी कनाडा मानता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन अपने भारत समुदाय के लोगों ने, स्पेशली दोस्तों हिंदू समुदाय के लोगों ने उन खालिस्तानियों को घेर करके उनसे हर सवाल का जवाब मांगा। जी हाँ दोस्तों, और भारत के उन लोगों ने दिखा दिया है दोस्तों कि हर किसी को प्रेम से रहना चाहिए। ऐसे में आपकी जो भी राय हो खालिस्तानी को लेकर बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जानलेवा हमले में बचे इमरान को अब याद आया 1971 का युद्ध, भारत की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद देश के हालात काफी गंभीर बन चुके हैं। वजीराबाद में आजादी मार्च के दौरान हुई फायरिंग में घायल हुए इमरान खान को अचानक बांग्लादेश याद आ रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान 2022 की तुलना वर्ष बांग्लादेश युद्ध से कर दी है। इमरान खान ने पूर्ण चुनावी कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से हटने की तुलना 1971 के युद्ध से कर दी है दोस्तों। इस युद्ध के दौरान ही बांग्लादेश का गठन हुआ था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को बहुमत के बावजूद सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ, सबसे बड़ी पार्टी जो जीती उसके खिलाफ सेना ने कार्रवाई की, पार्टी को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा इमरान ने खुद की तुलना अवामी लीग
के अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान से भी कर डाली दोस्तों। इस दौरान इमरान खान ने भारत का जिक्र किया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के लिए पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और भारत की तारीफ करते हुए कहा कि विकास के मामले में भारत हमसे आगे निकल गया है। इमरान ने कहा कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को हटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत को लेकर इमरान खान का ये मानना है दोस्तों कि भारत उनके साथ ही आजाद हुआ था और आज भारत किस मुकाम पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहां रह गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पाकिस्तानी पूर्वी पीएम इमरान खान का कहना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे, इस पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इमरान खान का सबसे बड़ा ऐलान, कहा जहां मुझ पर चली थी गोली वहीं से फिर शुरू होगा हमारा मार्च। जी हाँ, इमरान खान ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस्लामाबाद के लिए मार्च उसी जगह से फिर से शुरू करेगी जहां पंजाब प्रांत में एक रैली के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। उन्होंने हमला कराने का आरोप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और 2 अन्य लोगों पर लगाया है। दोस्तों, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ प्रमुख यानी पीटीआई के प्रमुख की गोली लगने के बाद गुरुवार को सर्जरी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने अपने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के स्वामित्व वाले शौकत खानम अस्पताल से एक प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि हमारा मार्च मंगलवार को वजीराबाद में उसी जगह से फिर से शुरू होगा जहां मुझे और 11 अन्य को गोली मारी गई थी और जहां मौजम शहीद हुए थे। ऐसे में दोस्तों बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर कोलकाता एसटीएफ को मिली सबसे बड़ी कामयाबी, दक्षिण 24 परगना से अलकायदा का आतंकी हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है दोस्तों। कोलकाता एसटीएफ ने दक्षिण 24 परगना से अलकायदा के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान मनिरुद्दीन खान 20 साल के रूप में हुई है दोस्तों। मनिरुद्दीन खान अलकायदा भारतीय उप महाद्वीप यानी AQIS और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सदस्य है। मनिरुद्दीन खान आतंकी संगठन का खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता था। गिरफ्तारी के बाद मनिरुद्दीन खान को बैंक शॉल कोर्ट में पेश किया गया दोस्तों, जहां से उसे 14 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकी मनिरुद्दीन खान को दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में उसके ठिकाने से शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर रूस बना भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर, सऊदी अरब और इराक पिछड़े। जी हाँ दोस्तों, रूस तेल सप्लाई के मामले में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बनकर उभरा है दोस्तों। रशिया अब भारत को सबसे अधिक तेल सप्लाई कर रहा है। इससे पहले सऊदी अरब और इराक का नाम हुआ करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पूरा समीकरण ही बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, युद्ध के दौरान रशिया ने भारत को सबसे अधिक तेल सप्लाई किया है और इसके बाद रशिया ही भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है दोस्तों। ये जानकारी एनर्जी कार्गो ट्रैकर वार्टेक्सा ने दी है। अक्टूबर की रैंकिंग में ये बात सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर महीने में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में 22% हिस्सेदारी रशिया की रही है। इसके बाद 20.5% के साथ इराक और 16% के साथ सऊदी अरब का नाम रहा है। रूसी तेल की सप्लाई तब से और ज्यादा बढ़ गई है जब से उसने भारत को डिस्काउंट रेट पर तेल बेचने का ऐलान किया है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी, जिनमें तेल की ट्रेडिंग पर प्रतिबंध भी शामिल है। इसके बाद रशिया ने भारत को सस्ती दरों पर तेल सप्लाई शुरू कर दिया। भारत भी इसका पूरा फायदा उठा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर श्रीलंका की नौसेना ने 15 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की नौसेना ने देश के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछलियां पकड़ने के आरोप में कम से कम 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी 2 नौकाओं को जब्त कर लिया है दोस्तों। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई है। नौसेना ने एक बयान में बताया है कि मछुआरों को शनिवार को मन्नार द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित तलाई मन्नार के पास से गिरफ्तार किया गया था। बयान में बताया गया है कि मछुआरों को मत्स्य निरीक्षक को सौंपा जाएगा। दोनों पक्षों के बीच कई उच्च स्तरीय वार्ताओं के बावजूद श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करना विवाद का विषय बना हुआ है दोस्तों। श्रीलंका और भारत ने दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा चुनौतियों के मुद्दे पर हाल में बातचीत की थी। नौसेना ने बताया है कि 32वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा बैठक में दोनों नौसेना और उनके तट रक्षकों की भूमिकाओं पर चर्चाएं हुई है।
मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक विवाद का कारण रहा है दोस्तों। श्रीलंकाई नौसेना के कर्मी कई मामलों में पाकिस्तान जल डमरू मध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करते हैं और श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में उनकी नौकाओं को जब्त कर लेते हैं। पाकिस्तानी जल डमरू मध्य श्रीलंका से तमिलनाडु को अलग करने वाला एक जल डमरू मध्य है और इस जल क्षेत्र में बड़ी संख्या में मछलियां मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, वजह चाहे अब कुछ भी रहा हो, ये तो जांच का मामला है दोस्तों। जांच आने के बाद ही पता चलेगा कि रियलिटी और हकीकत क्या थी। बहरहाल दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर खेरसोन में कभी भी छिड़ सकती है भयंकर वाली जंग तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना, जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने खेरसोन पर संपूर्ण कब्जे के बाद अब बहुत बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों। पुतिन ने लोगों को खेरसोन छोड़ने की आजादी दी है, तो वहीं अब यूक्रेन भी खेरसोन में आर पार की तैयारी में है। यूक्रेन की सेना खेरसोन में तेजी से आगे बढ़ रही है दोस्तों। रशिया की सेना को खेरसोन से पूरी तरह से हटाने की तैयारी कर रही है। वहीं रशिया की कब्जे वाले इलाकों में पकड़ कमजोर हो गई है। यूक्रेन की सेना सर्दियां बढ़ते ही रशिया को पीछे धकेलने की तैयारी कर रही है। पुतिन ने हालात को देखते हुए नागरिकों को शहर छोड़ने को कहा है। पुतिन के इस ऐलान से पहले ही करीब 70,000 लोग खेरसोन छोड़ चुके हैं। खेरसोन निप्रो नदी के पश्चिमी किनारे में बसा होने के कारण दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि इधर रशिया ने भी बड़ी तैयारी कर ली है दोस्तों। रशिया के सबसे खूंखार अपराधियों के साथ यूक्रेन में जंग लड़ेंगे पुतिन। इनको करेंगे सेना में भर्ती। जी हाँ, हत्यारे, चोर, स्मगलर, इस तरह के लोग अब होंगे सेना में शामिल। रूसी सेना में, जी हाँ, यूक्रेन से जंग लड़ रही रूस की सेना कई मुश्किलों से जूझ रही है दोस्तों। बड़ी संख्या में सैनिकों को गंवाने के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रशिया के कुख्यात अपराधियों के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत हत्या, डकैती, चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधियों को रूस की सेना में शामिल किया जाएगा दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों की यूक्रेन में आंशिक तैनाती का आदेश जारी किया था और अब पुतिन के हस्ताक्षर कर दिए गए हैं दोस्तों इस नए कानून पर, जहां पर जिसके मुताबिक रशिया के क्रिमिनल कोड के तहत हत्या, डकैती, चोरी, ड्रग्स स्मगलिंग और दूसरे गंभीर अपराधियों को सेना में शामिल किया जा सकता है। नए कानून के तहत अब उन्हें भी सेना में शामिल किया जा सकेगा, जिन्हें पहले इसके लिए मना किया गया था। ऐसे में दोस्तों, हत्यारे, चोर, स्मगलर, डकैत, क्या इन प्रकार के लोगों को दोस्तों सेना में शामिल करना कितने हद तक रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का एक्शन सही है दोस्तों, या पूर्ण रूप से गलत है? आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, अपना खुद की राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं क्या विचार रखती है इस पर हमारी भारत की जनता, क्योंकि एक सेना का जो डेकोरम है दोस्तों, वो पूरे तरीके से बिगड़ने की आशंका अवश्य दिखती नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आपका इस पर क्या राय होगा दोस्तों, अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा अब चीनी मजदूरों को मिलेगी सुरक्षा। सरकारी बुलेट प्रूफ कार में जाएंगे काम करने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ने सी पेग परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों के बाहर निकलने पर उनके लिए बुलेट प्रूफ वाहन इस्तेमाल करने पर सहमति जताई है, ताकि उन्हें आतंकवादी हमलों से बचाया जा सके। मीडिया में आई एक खबर में रविवार को यह जानकारी दी गई है दोस्तों। चीन ने अपने कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है दोस्तों। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में काशगर से जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि इस साल 13 जुलाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक भीषण बम धमाका हुआ था, जिसमें चीन के 13 श्रमिकों की मौत हो गई थी। ऐसे में दोस्तों अब इमरान खान से भी ज्यादा सुरक्षा में रहेंगे वहाँ के चीनी नागरिक। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन में रशिया के प्रस्ताव के खिलाफ 52 देशों ने किया मतदान। भारत ने पक्ष में डाला वोट। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में रशिया के प्रस्ताव नाजीवाद के महिमा मंडन का मुकाबला रिकॉर्ड वोटिंग के बाद बहुमत से पास हुआ और समिति ने मसौदे को औपचारिक मंजूरी दे दी है। मसौदे के समर्थन में 105 ने पक्ष में, 52 ने विपक्ष में वोट दिया, जबकि 15 सदस्यों ने मतदान से परहेज किया। मतदान में भारत ने रशिया के समर्थन में वोटिंग की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में समिति ने कुल 8 मसौदों को हरी झंडी दिखाई दोस्तों। रशिया की ओर से लाए गए मसौदे में स्वदेशी लोगों के अधिकारों, डिजिटल युग में गोपनीयता, नाजीवाद के महिमा मंडल की निंदा शामिल है। जी हाँ, इस मौके पर भारतीय प्रतिनिधि ने कहा है कि ये इस समझ के साथ संकल्प पर आम सहमति से जुड़ता है, क्योंकि स्वदेशी लोगों की अवधारणा देश के संदर्भ
टर्म में लागू नहीं है। रूस द्वारा लाए गए मसौदे के समर्थन में 105 ने पक्ष में मतदान किया, 52 ने विपक्ष में, जबकि 15 सदस्यों ने वोटिंग से परहेज किया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर भारत श्रीलंका की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में साझा समुद्री चुनौतियों पर की है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, भारत श्रीलंका की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उपायों और हिंद महासागर में उन साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की जिनका दोनों देशों की नौसेनाओं और तटरक्षक बलों के कर्मी सामना कर रहे हैं। श्रीलंका और भारत के बीच 32वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL बैठक यहाँ शुक्रवार को हुई। ये बैठक श्रीलंका के उत्तर में स्थित कांके संथुराई तट से दूर निगरानी पोत SLNS सयूरा पर हुई है। दोस्तों, श्रीलंका की नौसेना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी दी है। दोनों देशों के बीच वार्ता का आयोजन मुख्य रूप से हिंद महासागर में साझा समुद्री चुनौतियों पर चर्चा के लिए किया गया था। IMBL बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना और नौसेनाओं और तटरक्षक कर्मियों को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना है ताकि समुद्री चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ स्थित भारतीय उच्चायोग ने चर्चा को लाभप्रद बताया है, बेनिफिशियल बताया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ पर सोशल मीडिया पर बनाई हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी लीसेस्टर हिंसा में नहीं निकला RSS से कोई भी कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सितंबर महीने में ब्रिटेन के लीसेस्टर शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा की घटना सामने आई थी। एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि यह हिंसा एक साजिश के तहत हुई थी। इसके लिए सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के समूह ने हिंदुत्व RSS आतंकवाद की नकली कहानी गढ़ी थी। यूके स्थित थिंक टैंक ने उन आख्यानों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि RSS और हिंदुत्व समूहों ने हिंसक झड़पों में भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर एक बार हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी रचने वालों की खुल गई पोल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आज नहीं तो कल सच्चाई अपना रूप अवश्य दिखाती है दोस्तों, तो जय श्री राम कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ जलवायु बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को मिस्र का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बोले तो COP27 के तहत एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार से मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। विदेश कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी भी जाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री शरीफ COP27 के तहत 7 और 8 नवंबर को शर्म अल शेख जलवायु क्रियान्वयन सम्मेलन में भाग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर राजीव चंद्रशेखर ने किया प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ। कहा 2014 से पहले कमजोर लोकतंत्र के रूप में गिना जाता था भारत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने यहाँ शनिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया विजन सराहनीय है। उनके इसी दृष्टिकोण के कारण भारत ने कोरोना महामारी जैसे आपदा के मौके को अवसर में बदल दिया है। NID फाउंडेशन द्वारा आयोजित दुबई चैप्टर कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्व सद्भावना को लेकर अमृत काल में भारत की यात्रा के बारे में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी नए भारत के निर्माता है। PM मोदी जी के नेतृत्व के पीछे 8 वर्षों ने भारत को कई क्षेत्रों में बदल दिया है। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां भारत पहली बार करेगा फॉर्मूला E रेस की मेजबानी। 100 दिनों का काउंटडाउन हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, विदेशों में मोटर स्पोर्ट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब भारत ने भी इसकी मेजबानी करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग का आयोजन करवाने वाली कंपनी ABB FIA ने नई प्रतियोगिता को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें इलेक्ट्रिक कारें भाग लेंगी। फॉर्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन जनवरी से जुलाई 2023 के बीच किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस आयोजन में कुल 17 रेस इवेंट होंगे जिन्हें दुनिया भर के कई देशों में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, ऐसे में भारत द्वारा पहली बार किया जा रहा दोस्तों इस फॉर्मूला E रेस की मेजबानी का क्या आप दिल से समर्थन करेंगे? अगर ऐसा है तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट में। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, 1 सीट पर उद्धव कैंप की जीत। जी हाँ दोस्तों, 6 राज्यों की 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी का बहुत बड़ा कब्जा। 2024 से पहले ही बैक फुट पर विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा
जहां महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में कुल 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा। बीजेपी ने 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक शिवसेना, एक आरजेडी और एक सीट टीआरएस के खाते में गई है। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन सीटों पर बीजेपी की जीत ने यह दिखा दिया है कि 2024 में भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। जी हां दोस्तों, और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बना पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? इन रिजल्ट्स को देखकर अपना राय अवश्य दीजिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव पर आपको क्या लगता है दोस्तों? कौन होगा अगला प्रधानमंत्री भारत का? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आप भी कहते हैं मोदी जी ही होंगे? बताइएगा जरूर दोस्तों। साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में किया रोड शो। कहा रैली को संबोधित करते हुए दिया ये नारा, कहा मैंने ये गुजरात बनाया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड शो किया। इसके बाद वे वलसाड पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजराती में नया चुनावी नारा दिया है, मैंने ये गुजरात बनाया है। उन्होंने कहा कि हम गुजरात के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर गुजराती आत्मविश्वास से भरा होता है, इसीलिए जब गुजराती बोलते हैं तो उनके भीतर से एक आवाज निकलती है कि उन्होंने ये गुजरात बनाया है। यानी कि दोस्तों उन्होंने पूरे गुजरात के लोगों को इस वाक्य में समाया है। दोस्तों यानी कि गुजरात का एक एक नागरिक का योगदान है गुजरात को बनाने में, ऐसा मोदी जी का ये नारा कहता है। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर इस नारे को लेकर। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर बिहार उपचुनाव में एआईएमआईएम ने बिगाड़ा खेल। क्या गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बढ़ेंगी मुश्किलें? बता दें बिहार के गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी जेडीयू के संयुक्त प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता 1794 मतों से चुनाव हार गए। दोस्तों मोहन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी की कुसुम देवी ने मात दे दी। ये सीट कुसुम के पति सुभाष सिंह के निधन पर ही खाली हुई थी। सुभाष 2005 से लगातार 4 बार यहाँ से विधायक चुने गए थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर ये सवाल आपके भी मन में है कि क्या फिर गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी एआईएमआईएम, तो बता दें दोस्तों कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस जवाब में कहा है कि बिहार उपचुनाव ही नहीं, पूर्व में हुए कई चुनाव ये साबित कर चुके हैं कि एआईएमआईएम कई जगहों पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ देती है। एआईएमआईएम लगातार अपना प्रदर्शन सुधार रही है और इसका सीधा असर कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों पर पड़ता है, जिन्हें परंपरागत तौर पर मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम वाकई में इन विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ देती है? दोस्तों साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए इस खास सुविधा का किया इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से सीट को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब महिला यात्रियों को ट्रेन में सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेल मंत्री ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस और मेट्रो की तरह सीट आरक्षित करेगी। भारतीय रेलवे की तरफ से लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लान भी तैयार कर लिया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने समेत कई सुविधाएं शुरू की हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी जानकारी जैसे निकल कर आएगी सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।